भूतिया स्कूल पार्ट 2। अक्सर जेलसी में हम दूसरों से आगे निकलने की रेस में शामिल हो जाते हैं, पर कभी कभी इस रेस में हम ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जिसकी कीमत हमें बहुत भारी पड़ती है। ऐसे ये कीमत मैंने भी चुकाई, जिसका अफसोस मुझे आज तक है। अरे सैम, तुझे पता है मेरे पापा ने मुझे क्लास में फर्स्ट आने की खुशी में एक नई साइकिल खरीद कर दी है। बहुत अच्छी बात है रौनक। ये कोई नई बात नहीं थी जो रौनक ने मुझे बताई। वो हमेशा से ही क्लास में फर्स्ट आता था, जिस वजह से उसके पापा उसे उसकी पसंद की चीजें खरीद कर दिलाते थे। उसे स्कूल में एडमिशन लिए कुछ ही साल हुए थे, जिस वजह से मुझे लगा कि उसके पिछले स्कूल में जरूर अच्छे से पढ़ाते होंगे। मैंने जब उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही इंटेलिजेंट था। मैं पहले इसी स्कूल में पढ़ता था और तब तो मैं तेरे से भी ज्यादा नालायक था, जिस वजह से मैंने अपना स्कूल बदला और उस नए स्कूल में। इतना कहकर रौनक रुक गया। उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई जो किसी अनहोनी की ओर संकेत कर रही थी। उसने बताया कि किसी बुरी शक्ति ने उसे वश में कर लिया था, जिसके चुंगल से उसने खुद को बड़ी मुश्किल से बचाया। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इस तरीके की बुरी शक्ति की बातें तो अक्सर गांव वाले लोग ही करते हैं। मुझे लगा कि कहीं मैं उससे आगे ना निकल जाऊं, इस वजह से वो मुझसे झूठ बोल रहा है। मैंने उससे उस स्कूल के बारे में सभी जानकारी पता करी। उसने मुझे सब कुछ बताया, एक चेतावनी के साथ। भूल कर भी तू वहाँ जाने की मत सोचियो। मैंने उसकी एक नहीं सुनी और घर आकर अपने पापा से जिद करी कि वो फौरन मेरा स्कूल बदल दें ताकि मैं भी होशियार हो जाऊं। मैंने उन्हें रौनक की सारी बात बताई, सिवाय बुरी शक्ति और वश में करने वाली बात को छोड़कर, क्योंकि मैं जानता था कि वो सब जानकर वो मुझे स्कूल में कभी भी नहीं भेजेंगे। मेरे पापा किसी तरह से मान गए और अगले दिन वो मुझे उस स्कूल में एडमिशन के लिए ले गए। वो स्कूल कम और खंडर ज्यादा दिख रहा था। चारों तरफ खामोशी, ना किसी बच्चे की आवाज और ना ही किसी टीचर की आवाज थी वहाँ। बेटा, मुझे लगता है कि स्कूल अब बंद हो गया। चलो घर वापस चलते हैं। मैं भी ये सब देखकर बहुत दुखी हो गया। हम जैसे ही वापस जाने वाले थे कि हमें पीछे से एक आवाज सुनाई दी। क्या आप यहाँ एडमिशन के लिए आए हैं? हमने मुड़कर देखा कि एक औरत जिसकी उम्र लगभग 30 की थी, हमारे सामने खड़ी थी। उन्होंने बताया कि वो एक टीचर हैं जो उसी स्कूल में पढ़ाती थी। जब पापा ने उनसे स्कूल की खामोशी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उस दिन किसी काम से सबकी जल्दी छुट्टी हो गई थी। खैर, मैंने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब पापा मेरे एडमिशन की सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे थे, मुझे कमरे में से आवाज सुनाई दी। मैंने पापा की तरफ देखा, पर वो बिल्कुल नॉर्मल थे। उन्हें शायद आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने डरते हुए उस आवाज का पीछा किया। पीछा करते करते मैं क्लास में पहुंचा और जो मैंने देखा उससे मैं बहुत डर गया। क्लास में जगह जगह खून फैला हुआ था, कहीं खून से घसीटने के निशान भी थे। ये सब काफी नहीं था कि मैंने एक कोने में बहुत सी हड्डियां पड़ी हुई देखी। मैं वहां से भागने ही वाला था कि हड्डियां अचानक से उड़ते हुए मेरे चारों ओर घूमने लगी। मैं बुरी तरह से चीखा और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो वहां क्लास में कुछ भी नहीं था। क्लास बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। तभी मुझे पापा की आवाज सुनाई दी। बेटा सैम, कहाँ हो? मैं फौरन पापा के पास गया, पर मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं रौनक से आगे निकलने की रेस में अंधा हो चुका था। अगर मैं उन्हें बताता तो वो मुझे स्कूल में भेजने के लिए मना कर देते। पापा ने कहा कि अगले दिन से मैं स्कूल जा सकता हूँ। मैं ये सुनकर बहुत खुश था। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो मैंने देखा कि कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं आया हुआ था। मुझे लगा कि मैं शायद लेट हो गया हूँ। मैंने घड़ी देखी, पर मैं तो समय से बहुत पहले ही आ गया था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मुझे टीचर की आवाज आई। सैम, बाहर क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर चलो। मैं टीचर के पीछे पीछे क्लास में गया। क्लास में कुछ ही बच्चे थे जो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे।
मैं एक डेस्क पर बैठा, पर मुझे फिर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं बहुत परेशान था, पर टीचर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। टीचर क्लास में पढ़ाने लगी, पर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। किसी तरह से मेरा दिन कटा। घर पहुंचकर मेरे अंदर पापा को सच बताने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैंने ही उनसे नए स्कूल में जाने की जिद करी थी। इस तरह से कई दिन बीत गए। अब धीरे धीरे मैं बहुत परेशान हो चुका था। मैं घर पर बात बात पर चिल्लाने लगता, तो कभी अकेले कमरे में बैठकर बुरी तरह से रोने लग जाता। इन सब चीजों का असर मेरी पढ़ाई पर अब पड़ने लगा था। अब मैं पहले से भी ज्यादा नालायक हो चुका था। सैम, ये सब क्या है? तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं है? अब मुझे तुम्हारी टीचर से बात करनी होगी। मैं पापा को क्या कहता? गलती तो सारी मेरी ही थी। अगले दिन जो हुआ, उसने मेरे अंदर के इस दुख को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। मैं अगले दिन क्लास में बैठा बहुत डरा हुआ था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि पापा क्लास के बाहर आए और टीचर को बुलाया, पर टीचर ने उन्हें अनसुना कर दिया। उन्होंने कई बार टीचर को आवाज दी, पर टीचर उनकी तरफ देख ही नहीं रही थी। मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। मैंने जब खड़े होकर टीचर से कहा कि मेरे पापा आए हैं, तो उन्होंने कहा, कोई नहीं है, तुम चुपचाप बैठ जाओ। तभी मेरे पापा ने क्लास में कदम रखा, तो टीचर ने गुस्से में उनकी तरफ देखा और देखते ही देखते वो एक चुड़ैल में बदल गई। इसके साथ ही क्लास में बैठे हुए बच्चे जोरों से हंसते हुए गायब हो गए। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी क्लास के अंदर घुस आया? हाँ? चुड़ैल को देखकर पापा भी बहुत डर गए थे। मैं फौरन भागते हुए उनके पास गया और उनके पीछे छुप गया। चुड़ैल, तुम क्या चाहती हो? मैं बदला चाहती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। उसने कुछ मंत्र पढ़ा और कुछ ही देर में मेरा शरीर अकड़ गया। चुड़ैल के डेस्क पर पड़ा उसका बड़ा सा स्केल एक जादुई चाकू में बदल गया। मेरा शरीर खुद ही चलते हुए डेस्क के पास पहुंचा और उस जादुई चाकू को मैंने पकड़ लिया। उसके बाद उसने मुझे पापा पर हमला करने के लिए कहा। मैं ये सुनकर बहुत चौंक गया। मैंने उसकी बात ना मानने की बहुत कोशिश करी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं चाकू लेकर अपने पापा के पास गया और उसको चोट पहुंचाने लगा। पापा ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश करी। इस बीच उनको बहुत चोट लग गई। रौनक का बदला मैं तुम लोगों से भी लूंगी। चुड़ैल ने बताया कि वो बच्चों का भविष्य अच्छा करना चाहती थी, पर रौनक के किस्से के बाद उसे बच्चों से नफरत हो गई और जो भी उसके स्कूल में एडमिशन लेता वो उनसे बदला लेती है। अब मैं समझ गया था कि रौनक जिस बुरी शक्ति के बारे में मुझे बता रहा था वो और कोई नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपनी आंख में आंसू लिए अपने पिता पर बिना रुके हमला कर रहा था कि तभी पापा को एक आइडिया आया। वे फौरन भागते हुए स्कूल के स्टोर रूम की तरफ गए। मैं भी ना चाहते हुए उनका पीछा कर रहा था। इन सब से अब कोई फायदा नहीं होने वाला। मैंने देखा कि पापा स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते उनकी नजर केरोसिन ऑयल के कैन पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया और स्कूल के हर कमरे में उसे छिड़कने लगे। मैं समझ गया था कि उनका आइडिया क्या था, पर इस बात का भी डर था कि क्या वो आइडिया काम भी करेगा या नहीं। सभी जगह केरोसिन छिड़कने के बाद वे स्कूल के बाहर आ गए ताकि उनके पीछे पीछे मैं भी आ जाऊं। कुछ ही देर में उन्होंने स्कूल में आग लगा दी। आग से पूरा स्कूल धधकने लगा। यही नहीं, स्कूल में हमें चुड़ैल के तड़पने की आवाज सुनाई दी। आग में से कई चमकती हुई रोशनियां हवा में जाते हुए हमें दिखी, जो कि हमें थैंक यू कह रही थी। शायद वो सभी बच्चे थे जो चुड़ैल के शिकार हुए थे। चुड़ैल के जाने के बाद उसका मेरे ऊपर कंट्रोल भी खत्म हो गया। पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो?
मैंने उन्हें सब कुछ सच बताया कि किस तरह से रौनक से जेलस होने की वजह से, और सब कुछ जानते हुए भी मैंने पापा से स्कूल चेंज करने की जिद करी, जिस वजह से मेरे साथ साथ मेरे पापा की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। मुझे लगा कि पापा जरूर मुझे डांटेंगे, पर इसके विपरीत उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब सब ठीक है, चलो घर चलते हैं। किताबों के बिना मैंने उस दिन मॉरल वैल्यू सीखी कि हमें कभी भी दूसरों से जेलस नहीं होना चाहिए, जबकि हमें खुद ही मेहनत करके खुद को बेहतर बनाना चाहिए, जो मैंने भी किया। उस दिन की घटना के बाद मैंने बहुत मेहनत करी, जिसका फल मुझे मिला। मैं और रौनक दोनों क्लास में फर्स्ट आए, जिससे न सिर्फ मैंने अपनी भूल सुधारी, बल्कि अपने पिता का नाम भी रोशन करा। करिश्मा और मीनू आपस में बातें कर रही होती हैं। ये सब बकवास है, मैं भूत वूत कुछ नहीं मानती। नहीं यार, आई थिंक ये सब सच होता है। जब भगवान है तो शैतान भी होता होगा। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ। ये कहानी है करिश्मा और संजय की, जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे। करिश्मा और संजय कई दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहर में काम करने की वजह से, जिसके कई दिनों की कोशिशों के बाद दोनों ने दिल्ली में मिलने का प्लान बनाया। करिश्मा ने घूमने की सारी जगहों की एक लिस्ट बना ली थी। उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लान कर लिया था, ताकि एक अनजान शहर में जाने के बाद उन दोनों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्टे करने के लिए करिश्मा ने ग्रेटर कैलाश के होटल में रूम बुक कर लिया और 18 मार्च की रात दोनों दिल्ली के एयरपोर्ट पर मिले। ओ संजय, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों एयरपोर्ट से सीधा रूम की तरफ निकल गए। तकरीबन 1 घंटे के बाद करिश्मा और संजय अपने होटल पहुंच गए। होटल बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इतना खूबसूरत होटल देख संजय काफी खुश हो गया। सच में तुम्हारी प्लानिंग और चॉइस हमेशा टॉप पर होती है। जैसे कि मैं। हाँ हाँ, तुम भी। दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया। अपने रूम में पहुंचते ही संजय और करिश्मा फ्रेश हो गए और एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों का ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और एक साल में दोनों का मिल पाना होता था। इस बार भी दोनों 1.5 साल बाद ही एक दूसरे से मिल रहे थे। इस बीच जो भी एक दूसरे के साथ हुआ, दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे की आगोश में समाने लगे। हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? देखो संजय, कोशिश तो मेरी यही है कि मैं और तुम हमेशा के लिए एक साथ हो जाएं। करिश्मा और संजय एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी रूम के बाथरूम से कुछ आवाज आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि गीजर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर करिश्मा ने यह महसूस किया कि ये किसी के दीवार पर नाखून मारने की आवाज है। ऐसा समझ में आते ही करिश्मा काफी डर गई और उसने संजय को ये बात बताई, जिसके बाद संजय बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। वो बाथरूम में बिल्ली थी। मैंने तुम्हें खामखा ही डरा दिया। चैन की सांस लेते हुए संजय और करिश्मा वहीं बेड पर लेट गए और एक दूसरे से बात करने लगे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके बेड के नीचे गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अब ये बात दोनों ने महसूस की, जिसके बाद करिश्मा ने बेड के नीचे झांका। यह देख करिश्मा की सांसें ही अटक गई और वो जोरों से चिल्लाई।
संजय को कुछ समझ नहीं आया और उसने भी जब बेड के नीचे झांका तो वहां उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। करिश्मा को अब उस कमरे में कुछ अजीब लगने लगा था। उसे वहां किसी तीसरे के होने का एहसास होने लगा। संजय ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन करिश्मा अब वहां रुकना नहीं चाहती थी कि तभी सामने रखा शीशा अपने आप हिलने लगा। इस डरावने नजारे को देख दोनों की सांसें फूलने लगी। अब बात साफ थी, सच में इस कमरे में कोई तीसरा था, पर कौन? कि अचानक से शीशा अपने आप ही टूटकर चकनाचूर हो गया। लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वो बेहद ही परेशान करने वाला मंजर था। उस कमरे में एक कैमरा पहले से ही लगा हुआ था, यानी अब तक जो भी करिश्मा और संजय के बीच हुआ वो सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। दोनों काफी घबरा चुके थे और आनन फानन में दोनों ने अपने कपड़े पहनना शुरू किया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगे कि इतने में दोनों के पास में रखे कबर्ड से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। यह सुन दोनों की हवाइयां उड़ने लगी। अब बस कैसे भी करके दोनों वहां से भागना चाह रहे थे, लेकिन कमरे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। काफी देर की कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुला कि अचानक कबर्ड अपने आप जमीन पर गिर गया। करिश्मा का डर एकदम सही था कि यहाँ कोई तीसरा भी है। वहीं अपने सामने इतनी खतरनाक आकृति देख दोनों ही डर से कांपने लगे कि तभी हवा की तेजी से उस आकृति ने संजय का गला पकड़ लिया। बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। संजय का दम घुटने लगा था। करिश्मा भी संजय को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? संजय के ऐसा पूछते ही उस भूतिया आकृति ने हवा में कुछ लिखा। यह पढ़कर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया, जिस पर फिर उस भूतिया आकृति ने फिर से लिखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे छोड़ दो। संजय का दम घुटने लगा था, जिस पर उसने कहा, यह कैमरा मैंने ही लगाया है। मैं करिश्मा को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि वो मेरे साथ आकर रहे। संजय के ऐसा कहते ही करिश्मा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। संजय ने यहाँ आते ही कैमरे को छिपकर लगा दिया था ताकि वो करिश्मा को अपने साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर सके। इस घिनौने काम के बाद करिश्मा टूट चुकी थी। वहीं उस भूतिया आकृति ने संजय को हवा में उठा कर पटकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में संजय ने अपना दम तोड़ दिया। मगर ये भूतिया आकृति थी कौन? बात अब साफ थी। उस भूतिया आकृति ने करिश्मा की जिंदगी नर्क होने से बचाई और संजय को इसके किए की सजा दी। करिश्मा, तुम रो मत, मैं तुम्हें बचाने ही आई थी। इस मौका परस्त इंसान ने मुझे भी ऐसे ही बर्बाद किया था। मैं कमजोर थी और मैंने डर के कारण आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आज मेरा बदला पूरा होगा। अब ये किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। तो समझी मीनू, ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी ही थी। मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।